Hello and good morning, all of you. Welcome to Alphais Academy's previous year question answer writing series. And today we shall be discussing a GS3 question related to women empowerment and relating to gender budgeting. Now, there was a huge high and cry regarding this question. What is gender budgeting? तो सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट. ठीक है, क्लियर कट क्वेश्चन है. तो पहले आपको जेंडर बजटिंग समझाना है. अगर पता है तो, कुछ नहीं पता है तो कुछ भी लिख के मत आ जाना, थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो जेंडर बजटिंग आप समझाएं पहले, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और एक स्टेटस क्या है. तो ये आपका बॉडी का एक पार्ट तो ये हो गया. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने जेंडर बजटिंग समझा दी. बॉडी में आप दो पार्ट से समझाएंगे कि कैसे जेंडर बजटिंग जो है वुमेन एम्पावरमेंट को लिफ्ट करेगी. तो यहाँ पे आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं. अब डायग्राम्स आप कैसे भी हो सकते हैं, स्कीमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का कैसे भी बना सकते हैं आप. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है. अब सेकंड पार्ट में आप मेंशन करेंगे जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडिया. और कंक्लूड करना है आपको पॉजिटिव नोट में, हमेशा याद रखना. और इसमें आप स्कीम्स लिख सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं. तो जितना याद किया है सब उगल देना है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं. जेंडर बजटिंग रेफर्स टू अ मेथड ऑफ लुकिंग एट द बजट फॉर्मुलेशन प्रोसेस, बजट पॉलिसीज़ एंड बजट आउटले फ्रॉम जेंडर लेंस. कि हम जो जेंडर है, दोनों जेंडर्स को इक्वल, या अब तो थर्ड जेंडर की बात होने लगी है, तो आप इसको अब इसमें आप थर्ड जेंडर भी इंक्लूड करें. आप वुमेंस एंड मेंस को ही जेंडर में ना रखें, क्योंकि थर्ड जेंडर भी होता है. तो इन तीनों जेंडर्स के लिए इनसे रिलेटेड सेंसिटिव, जिसको हम लोग जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ भी बोलते हैं, वैसी बनाएं. ठीक है, ऐसे इससे फिर आपका रिलेटेड हो जाएगा जेंडर सेंसिटिव बजट बनाएं. ठीक है, it acknowledges the fiscal expenditure with the gender perspective and prorates funds for the gender specific outcome to address the persistent gender inequality that hinders the overall growth and development of a nation. देखिए सीधी सी बात है, एक रिपोर्ट है वो कहती है कि जब तक भारतीय महिलाएं या इंडिया में वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क नहीं बढ़ेगा, तब तक हम लोग कोई सुपर पावर नहीं बन सकते, ना हम कोई बहुत डेवलप्ड देश बन सकते हैं. क्योंकि हमारी जो ऑलमोस्ट 50% जो लेबर फोर्स है वो काम ही नहीं करती है. ठीक है, अगर वो उसको आप ये कह लीजिए काम करने नहीं दिया जाता है ड्यू टू आर सोशल स्टिग्मास एंड आर व्हाट डू आई से प्री कंसीव्ड नोशंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जेंडर. इसलिए जब तक आप इस पॉपुलेशन को अपनी वुमेंस को या थर्ड जेंडर को इन लेबर फोर्स नहीं लाएंगे, तब तक आप जो है एक डेवलप्ड और एक समृद्ध देश नहीं बन सकते. तो बेसिकली हम तो फर्स्ट पार्ट को हमने डील किया है, हमने दे दिया कि डायग्राम बना दिया हमने यहाँ पे. तो हमने पहले तो हम वुमेन पर्सपेक्टिव कि भैया उन्हें चाहिए क्या क्या, अब वुमेन का पर्सपेक्टिव देखिए. ठीक है, देखो पहले तो उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी रोड्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल्स, एजुकेशन, एनर्जी, ये सब आ जाएगा. फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहिए उनको, उससे क्या होगा, सिक्योरिटी नेट चाहिए, ओनरशिप राइट्स ऑफ वुमेन ओवर प्रोडक्टिविटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क चाहिए, बहुत बड़ी DPSP में ऑलरेडी मैंशनड है ये आर्टिकल में. ठीक है, देन उससे क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए उनको, जैसे इफेक्टिव एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, इक्वल राइट्स इन इनहेरिटेंस, मैरिटल लॉज, सोशल सिक्योरिटीज़. इनहेरिटेंस में अभी भी, अब तो खैर 2005 के बाद अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद अब हिस्सा मिलता है बेटियों को, लेकिन अभी भी कई सारे एरियाज़ हैं, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट भी है, कहीं कहीं स्टेट्स ने पावर्स नहीं बनाई हैं. इनफैक्ट कई जगह ऐसी है, कई लूप होल्स ऐसे हैं लॉ में, जहाँ डॉटर्स को अभी भी उनके फादर या मदर में के प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलता है. देन इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम लोग एक स्पेटियल मैपिंग होनी चाहिए, indicating gaps in infrastructure, devolution of responsibilities and funds to local level, synergy in funds allocation and utilization, performance target outlays and outcomes, then scheme based on region specific requirements. क्योंकि भैया अलग अलग रीजन्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ आपको रीजन स्पेसिफिक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इंडिया में तो नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही विविध देश है, बहुत ही डाइवर्स देश है. प्रमोटिंग सस्टेन्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वुमेन एंड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन जेंडर न्यूट्रल सेक्टर्स, चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड्स, एंजेंडरिंग स्कूल कॉलेज करिकुलम. अब एंजेंडरिंग और इसमें भी बवाल हुआ था.
ठीक है, ये हम आपको किसी दिन और समझाएंगे वो बवाल क्या था। देन जेंडर सेंसिटाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड लॉस। तो इससे क्या होगा, उसको आप इंप्रूव कर रहे हैं। देन फिनेंशियल लर्निंग परस्पेक्टिव पे आप ध्यान देंगे उनके, तो उससे क्या हो, उसमें क्या करेंगे आप, जेंडर बेस्ड रिव्यू ऑफ फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज़ करेंगे। अब आप आ गए कौन से, जेंडर बजटिंग पार्ट पर। फाइनेंशियल ट्रेनिंग देंगे उनको, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे वुमेंस की, उन्हें सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये तो एक पार्ट खत्म हो गया। अब रिक्वायरमेंट स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडिया। अब आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में लिखेंगे। मैं हमेशा, मेरा पर्सनली मानना है कि जो भी आपने लिखना है वो पहले पॉजिटिव लिखें फिर नेगेटिव लिखें, क्योंकि एक आपकी जो राइटिंग है वो दर्शाता है कि आप खुद कैसे हैं। तो जब आप पॉजिटिव पहले लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा या एग्जामिनर को फील होगा कि नहीं भैया ये जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है, ये पॉजिटिव पहले देखता है फिर नेगेटिव देखता है। तो आप पॉजिटिव देखें फिर नेगेटिव देखें, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो हर चीज़ में होता है। तो आप उसमें स्कीम्स बता सकते हैं, मनरेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला योजना, जिसने वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया है। जैसे मनरेगा में एक कॉम्पोनेंट है कि भैया उसकी 44% बेनिफिशनरी जो है वुमेन होगी। जब आपने एक पॉलिसी में ये कह दिया कि 44% वुमेन होंगी, तो उससे क्या होगा, अब वुमेन्स काम करने आएंगी, उससे क्या होगा, वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, उससे क्या होगा, उनकी इकोनॉमिक स्थिति में सुधार आएगा, उससे क्या होगा, वो और पावरफुल बनेंगी, एम्पावर्ड बनेंगी। ठीक है, देखो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशन ऑफ एम्पावरमेंट मैं मानता हूँ। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो सकते हैं, सोशली एम्पावर्ड हो सकते हैं। ऐसे स्कीम्स लाइक जनरल सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना हैव मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन द हेल्थ ऑफ वुमेन बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड प्रोवाइडिंग क्लीन फ्यूल। भाई जनरल उज्ज्वला योजना में आपने सिलेंडर दिए, पहले बेचारी जो, मैं इनफैक्ट गांव में जब जाता था तो मैं देखता था कई बार कि जो औरतें हैं वो एक बंद कमरे में चूल्हे पर रोटियां बना रही हैं, खाना बना रही हैं, वुड वहाँ पे जल रहा है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्मोकिंग 200 सिगरेट्स इन एन आवर। तो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ। तो ये बहुत अच्छी स्कीम थी सरकार की, जिसमें क्लीन फ्यूल दिया गया, जो गैस कनेक्शन दिया जाता है वो भी जो महिला होती हैं उनके नाम पर ही दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी जनरल सुरक्षा योजना में, जिससे कि हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम आया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखो वुमेन जो होती है, वुमेन जो बच्चा जो होता है उसका हेल्थ, उसका बड़ा वो आगे चल के उसकी हेल्थ कैसे रहेगी, उसकी इंटेलेक्ट कैसे रहेगी, वुमेन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप जब वुमेन्स को एम्पावर करते हो तो सिर्फ आप एक प्रेजेंट जनरेशन को ही नहीं, एक अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को भी एम्पावर करते हो, क्योंकि द फ्यूचर जनरेशन्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट वुमेन। इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मैन, बट मेजरली क्योंकि भाई मम्मी ही बड़ा करती है। ठीक है, आप आज जो भी लेक्चर देख रहा होगा, अभी तो आप लोग बहुत यंग होंगे, लेकिन हम लोग जो सब लोग हैं 90s किड्स जिनको आजकल बोलते हैं, तो we were raised by our mothers, and you know the good health of our mothers has led us to be healthy and you know to do things what we are doing। तो ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ठीक रहेंगे तभी सरकार आपको अपॉर्चुनिटी देगी, तभी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी, आप ठीक नहीं रहेंगे तो उस अपॉर्चुनिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। देन अब आप नेगेटिव में आ जाएंगे। जेंडर बजटिंग प्लेड अ वाइटल रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, हाउएवर इट फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, है ना। जैसे आप बोल देंगे कि जो फंड है, सबसे पहले तो फंड की दिक्कत आती है। ठीक है, तो फंड एलोकेटेड फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग आर स्टिल कन्फाइंड टू 5% ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आप जब आपको वे फॉरवर्ड आ जाएगा तो आप उसमें क्या लिखोगे, आप इसको इंक्रीज करोगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द इनएडिक्वेट एलोकेशन फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, द गैप बिटवीन द एलोकेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रिमेन्स अ डॉन्टिंग चैलेंज, है ना। एलोकेट तो हो जाता है लेकिन उसका यूज़ नहीं होता। उसका एग्जांपल दे दोगे आप, बहुत अच्छा निर्भया फंड है, उसमें जो वो वुमेन सेफ्टी के लिए उसको बनाया गया था, उसका जो कंपोनेंट है 89% ऑफ दैट फंड इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड, है ना। तो ये क्या है कि आपने फंड तो एलोकेट कर दिया, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। फिर आप आ जाओगे कि हाँ आपने फंड एलोकेट कर दिया, लेकिन बेसिकली वो 4 ही मिनिस्ट्रीज़ में, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में मेजर कंपोनेंट वहीं पर रिलीज़ हुआ है, बाकी मिनिस्ट्रीज़ में काम नहीं हुआ। तो आप बोलोगे कि भैया मिनिस्ट्रीज़ में भी इसको जो है इंक्रीज़ करना है, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में भी इसको ले जाना है। तो जो आपके नेगेटिव फैक्टर्स होंगे यही आगे चल के आपका वे फॉरवर्ड बन जाएंगे। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, फंड्स का असाइनमेंट करना है, ढंग से अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को देना है। जो आप बजट दे रहे हैं आपको ये भी देखना है कि इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आप रिव्यूज़ लें, रिजल्ट्स लें। आउटकम बेस्ड होना चाहिए आपका जो पॉलिसी होनी चाहिए, दैट शुड बी आउटकम बेस्ड। ठीक है, एंड पॉलिसी जो बननी चाहिए वो आपका एक शॉर्ट गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग गोल होना चाहिए। देन इंटरसेक्शनल पॉलिसी रिसर्च होनी चाहिए। मतलब
अलग अलग रिसर्च आपने करी, आपका एक अलग अलग चीज़ है कि भैया ठीक है वुमेन्स जो है हेल्थ में पिछड़ रही हैं, एजुकेशन में पिछड़ रही हैं, तो आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो उनकी एजुकेशनल नीड्स, उनकी हेल्थ नीड्स को दोनों को मिलकर एक सिंगल पॉलिसी अगर एड्रेस कर पाए, क्योंकि इट्स बेटर कि आप 10 पॉलिसी बनाएं, उससे बेटर है कि आप एक पॉलिसी बनाएं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स उनके एड्रेस कर पाए. एज एजुकेशन एंड हेल्थ आउटकम्स ऑफ वुमेन इंप्रूव, देयर बैरियर्स टू एंट्री इनटू द मेन स्ट्रीम रिड्यूस. दिस वुड रिवर्स द वरिंग ट्रेंड्स सच एज डिपिंग फीमेल labor force participation, social crime against women, denial of basic rights, and contribute to country's economic growth and development of social capital, and your country will become a great country. And on that note we will end today. Thank you very much. Till then, keep smiling. Bye bye.